नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाएंगे। शुरुआत भोपाल से आती एक बड़ी खबर के साथ। प्रमुख सचिव स्तर के अफसरों के तबादले की सूची जारी हुई। डॉक्टर राजेश कुमार अपर मुख्य सचिव गृह और जेल विभाग बनाए गए। SN मिश्रा अपर मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग बनाए गए। मनोज गोविल प्रमुख सचिव वित्त विभाग। दीपाली रस्तोगी प्रमुख सचिव वाणिज्य कर विभाग। शिव शेखर शुक्ला प्रमुख सचिव संस्कृति विभाग। फैज अहमद किदवई प्रमुख सचिव खाद्य विभाग। विवेक कुमार पोरवाल सचिव सूक्ष्म विभाग। जॉन किंग्सली AR प्रबंध संचालक विकास निगम। राज्य शासन ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। और हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी जुड़ गए भोपाल से। राकेश, अपडेट दीजिएगा। देखिए पुनीत, 8 IAS अधिकारी, इसमें जो 2 अधिकारी हैं वो ACS हैं और बाकी प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी उनका तबादला हुआ है। और जो बड़े बात करें तो उसमें SN मिश्रा जो कि वर्तमान में गृह विभाग के प्रमुख सचिव थे, उनको अब जो है जल संसाधन विभाग और परिवहन विभाग का जो ACS बनाया गया है। वहीं जो गृह विभाग की बात करें, जो कि अभी ACS मध्य प्रदेश शासन श्रम विभाग में थे डॉक्टर राजेश राजोरा, उनको होम ACS बनाया गया है। राजेश कुमार जो राजोरा है उनको एक बड़ी जिम्मेदारी कह सकते हैं कि बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है। वहीं दूसरी ओर जो हेल्थ प्रमुख सचिव बात करें फैज अहमद किदवई, उनको खाद्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि अभी तक हेल्थ PS कौन होंगे ये तय नहीं हो सका है। दीपाली रस्तोगी, उनको प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर की जिम्मेदारी दी गई है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो कर का एक कहें तो खजाना भरने के लिए पूरी सरकार प्रयास कर रही है, तो ऐसे में महती जिम्मेदारी दीपाली रस्तोगी की होगी। वो किस तरह से जो एक बड़ा विभाग है उसके जरिए अब सरकार का जो खजाना भर सके। मनोज गोविल हैं, उनको वित्त विभाग के वो प्रमुख सचिव बनाए गए हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो तबादले हुए हैं बड़े अधिकारियों के हुए हैं। ACS स्तर के अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी हैं। और फिलहाल इन तबादलों की बात करें तो सबसे खास बात यह है कि जो फैज अहमद किदवई जो कि स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव हैं, उनको जो है जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन अभी तक स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी किसी अधिकारी को नहीं मिली है। यानी कह सकते हैं कि भले अभी एक नई लिस्ट आए, एक भले सिंगल नाम आए, लेकिन हेल्थ विभाग का प्रमुख सचिव कौन होगा अभी ये फिलहाल तय नहीं हो पाया है। पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो भोपाल से बड़ी खबर, प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों के तबादले हो गए। फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी देश के संविधान में प्रदत्त इस अधिकार को लेकर कई बार इसके हनन और मिसयूज पर बहस होती आई है। इस वक्त भी मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी द्वारा किए गए एक ट्वीट पर राजनीतिक गलियारों में बवाल मचा। एक रिपोर्ट दिखाते हैं इस पर। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ट्वीट को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी ने जीतू पटवारी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया तो कांग्रेस ने इसे बदले की कार्रवाई बताते हुए बीजेपी पर तीखे हमले बोले। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खुद मोर्चा संभालते हुए ट्वीट किया कि बीजेपी प्रदेश में निरंतर गलत परंपराओं को जन्म दे रही है। राजनीतिक बदलेबाजी, दबाव, दुर्भावना की राजनीति और द्वेष भावना से काम कर रही है। कमलनाथ यहीं नहीं रुके, एक के बाद एक कई ट्वीट कर बीजेपी को चेतावनी दी कि हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने देश की आजादी की लड़ाई के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किया, तो बीजेपी क्या है? बीजेपी सरकार ने यदि इस तरह की द्वेष भावना की राजनीति बंद न की तो हम इसके खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। इसके बाद जीतू के समर्थन में दिग्विजय सिंह और विवेक तनखा समेत कांग्रेस के कई नेता नजर आए। इसे अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ कार्रवाई बताया। इधर इंदौर में कांग्रेस नेताओं ने DIG से मिलकर बीजेपी नेताओं पर केस दर्ज करने की मांग की है। सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री हमारे हैं, देश के प्रधानमंत्री का सम्मान रखना हमारा दायित्व है, पर देश के प्रधानमंत्री का सवाल करना हमारा धर्म है। मेरे पे प्रकरण बनवा के अगर रोजगार मिलते हो तो 100 प्रकरण बनवा दें। मैं मानता हूं कि हर दृष्टि से सवाल उठते रहेंगे, प्रश्न बनते रहेंगे। अभी नेताओं पे 6-6, 7-7 मुकदमा लग गया।
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे मुकदमा क्यों नहीं लगता है, ये मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से। पर इतने दबाव की राजनीति में ये कैसे चलेगा देश, कैसे चलेगा प्रदेश? 9 लोगों पे मुकदमा दर्ज करा जाए और हमने विद प्रूफ, विद सीडी, विद प्रूफ हमने उनको ज्ञापन सौंपा है। जीतू पटवारी पर दर्ज हुई एफआईआर के बाद कांग्रेस सवाल उठा रही है तो बीजेपी इसे पीएम के साथ देश का अपमान बता रही है। बीजेपी नेताओं को प्रधानमंत्री को लेकर किया गया ट्वीट इतना नागवार गुजरा कि जीतू पटवारी के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे की मांग की जा रही है। मेरे से पूछो, सामने आ जाओ, मैं बताऊंगा झूठे केस कैसे लगते हैं और 15 महीने में आपने कैसे लगाए थे झूठे केस। मैं स्वयं चश्मदीद हूँ, साक्षी हूँ उसका। आप अपने लाओ, मैं अपने लाता हूँ, फिर समझ में आएगी कि कैसे झूठे केस लगते हैं। पूरे देश का अपमान है, हिंदू धर्म का अपमान है और इसलिए मैं ये मानकर चलता हूँ कि जीतू पटवारी के विरुद्ध राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। ऐसी गंदी मानसिकता के लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। दरअसल अयोध्या में भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री मोदी का एक फोटो ट्वीट किया। इस ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर से छेड़छाड़ कर मुंह पर मास्क और हाथ में एक कटोरा पकड़े दिखाया गया। ट्वीट के साथ पटवारी ने कथित तौर पर हिंदी में कैप्शन लिखा था कि देश की अर्थव्यवस्था, व्यापार और आय, किसानों की आर्थिक स्थिति, नौकरी और बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था की गिरावट, मजदूर और उनके संघर्ष की गिरावट, ये सब टेलीविजन बहस का विषय नहीं है क्योंकि कटोरा लेकर चलेंगे। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद इस ट्वीट को हटा दिया गया, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच इसे लेकर सियासी खींचतान जारी है। इंदौर से रवि हेमराज सिसोदिया के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिस तरह मध्य प्रदेश ने बीते साल में बिजली, पानी और कृषि क्षेत्र में विकास के नए रिकॉर्ड बनाए, उसी तरह अब स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि पाने की कोशिश करनी होगी। सीएम ने ये बात वेबिनार के तीसरे दिन कही। मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप निर्माण के लिए वेबिनार श्रृंखला के तीसरे दिन स्वास्थ्य और शिक्षा वेबिनार का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर्स के साथ पैरामेडिकल स्टाफ की कमी दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जांच की व्यवस्था के साथ उपकरण को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर भी हों, तभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बन पाएगा। कार्यक्रम में जुड़े मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए वेबिनार का आयोजन प्रशंसनीय है। जो पूरा ग्रुप था स्वास्थ्य एवं शिक्षा का, उसको 4 भाग में बांटा गया था। एक जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ समूह था, उसमें स्वास्थ्य, मेडिकल एजुकेशन और आयुष जो है, इन सभी विभागों के अधिकारी थे और सारे एक्सपर्ट्स इन क्षेत्रों के थे जिन्होंने दिन भर डिलिब्रेशन किया। दूसरा समूह था स्कूल शिक्षा का, तीसरा उच्च शिक्षा का, चौथा तकनीकी शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट का। बहुत विस्तार से जो चैलेंजेस हैं उन डिपार्टमेंट्स के या उन सेक्टर्स के, उन पर डिस्कशन हुआ और उन चैलेंजेस को मीट करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए, क्या लक्ष्य निर्धारित किए जाएं और उनको कैसे हम लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं, इसकी पूरी रणनीति तैयार की गई। पाकिस्तान से भारत लाई गई गीता छत्तीसगढ़ की हो सकती हैं। इंदौर में साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट ज्ञानेंद्र पुरोहित के आनंद मूक बधिर संस्थान में रह रही गीता ने संकेत में जो लोकेशन बताई वो छत्तीसगढ़ की हो सकती है। गीता ने आज ज्ञानेंद्र पुरोहित के साथ इंदौर डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्रा से मुलाकात की और अब तक जो संभावनाएं जताई जा रही हैं उन राज्यों को लेकर चर्चा की। तकरीबन 1 घंटे की बात में डीआईजी और साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट ने यह अनुमान लगाया कि गीता का घर छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके में हो सकता है या फिर दक्षिणी झारखंड या आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में भी गीता के माता पिता मिल सकते हैं। साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट से बातचीत में जिस तरीके से अब तक गीता ने अपने घर के आसपास के कुछ लोकेशंस बताए हैं, मंदिर के बारे में, रहन सहन, खान पान के बारे में बात की है, उससे इन 3 इलाकों से कोई ना कोई लिंक हो सकता है। डीआईजी ने भी ये उम्मीद जाहिर की कि गीता संभवतः छत्तीसगढ़ की हो सकती हैं क्योंकि जिस तरीके की बातें वो बता रही हैं उससे यहाँ के खान पान और रहन सहन की कुछ बातें मिलती हैं। इंदौर पुलिस अब संबंधित राज्यों की पुलिस से बातचीत करेगी। जल्दी इंदौर से टीमें बनाकर इन राज्यों में गीता के माता पिता की तलाश शुरू की जाएगी।
बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ 3-4 स्टेट्स की कुछ फोटो को पहचान रही है। 3-4 स्टेट में यदि पता किया जाए तो गुमशुदगी जितनी भी दर्ज हुई है उसमें से हो सकता है कि इन तीनों का डिटेल निकल जाए। उस इलाके के आसपास हम फोकस कर सकते हैं और इसके लिए अभी हम उन क्षेत्रों में संपर्क करेंगे। इसके फोटोग्राफ और बाकी जानकारियाँ हमने मंगाई और उन इलाकों की पुलिस से इलाके में जो भी डाटाबेस है, जो जानकारियाँ हैं उनसे हम लेंगे। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसमें सफलता भी मिल जाए। और हमारे सहयोगी रवि इमरान सिसोदिया इंदौर से जुड़ गए। रवि, काफी दिनों से गीता अपने घर को, माता पिता को तलाश रही हैं और अब फिर कुछ जगहों को लेकर उम्मीद जताई जा रही है, बताएं, इसका अपडेट दें। जी बिल्कुल, देखिए एक लंबा अंतराल कह सकते हैं, 6 साल से ज़्यादा का समय निकल चुका है और गीता को अब तक अपने माता पिता नहीं मिले हैं। चूँकि जिस तरीके से भूलवश वो पाकिस्तान चले गई थी, उसके बाद उसको भारत लाने की जितनी भी कवायदें हुई थी और ज्ञानेंद्र पुरोहित वो शख्स थे जिन्होंने गीता से पहले वेब चैट के माध्यम से बातचीत की और उसको यहाँ पे लाने में सफल हुआ। तत्कालीन विदेश मंत्री जो सुषमा स्वराज हैं, उनके वो प्रयासों के बाद वो लाई गई थी। लेकिन अब एक काफ़ी अच्छी जो सकारात्मक चीज़ें हैं वो फिर से निकल कर आई हैं कि अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें जो नक्शे के आधार पर जो रहन सहन और जिन फिल्में, गानों और जितनी चीज़ों के बारे में बात करते हैं उससे ये संभवतः सामने आ रहा है कि गीता जो है संभवतः छत्तीसगढ़ के किसी क्षेत्र की हो सकती है या फिर दक्षिणी झारखंड और आंध्र प्रदेश की सीमावर्ती जो इलाके हैं वहाँ के रहना उसके माता पिता की जो तलाश है वो की जा सकती है। आज 1 घंटे की चर्चा में डीआईजी हरिनारायण चार्य मिश्रा ने कई सारी बातें जो है गीता से की है और उन्होंने भी ये संदेह जताया है कि जो गीता बता रही है वो रहन सहन और एरिया के हिसाब से छत्तीसगढ़ इलाके का हो सकता है, यानी छत्तीसगढ़ क्षेत्र का जो है वो हो सकता है और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ पर जाकर गीता के माता पिता की जो तलाश है वो रुक सकती है। हालांकि इसमें 2 राज्य और जोड़े गए हैं, जिसमें झारखंड की बात करें तो झारखंड जोड़ा गया है और साथ ही आंध्र प्रदेश जो है उसके सीमावर्ती जो छोटे कस्बे हैं वो जोड़े गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस सकारात्मक जो है पहलू है उसकी ओर बढ़ रही है और लगातार लंबे समय से जो तलाश की जा रही थी, माना जा सकता है कि कुछ कम ही समय में अब गीता के माता पिता जो हैं वो जल्द पुलिस और साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट जो ज्ञानेंद्र पुरोहित है वो ढूंढ निकालेंगे। क्योंकि वो जब से गीता उनके केयरटेकर में आई है तब से लगातार मैप के माध्यम से उसको गूगल जो इंटरनेट है उसके माध्यम से उससे सारी जानकारी निकालने का प्रयास कर रहे हैं और ये अभी मोटा मोटी जो जानकारी है वो निकल कर सामने आई है। और आज 1 घंटे की मीटिंग में डीआईजी ने यह भी आश्वासन दिया है कि अन्य राज्यों की जो पुलिस है उनसे चर्चा की जाएगी और उसके बाद एक विशेष टीम गठित की जाएगी जो गीता के माता पिता की तलाश के लिए जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो 2015 में तब की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज गीता को पाकिस्तान से लेकर आई थी। पाकिस्तान में ये भटकते भटकते पहुंच गई थी, इनको वहां से लाया गया। इसके बाद अब इंदौर में 2 संस्थानों में रहने के बाद में ये बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ से लिंक हो सकता है। इसलिए अब पुलिस टीमें छत्तीसगढ़ के अलग अलग ठिकानों पर सर्च करेंगी माता पिता के बारे में। कोरोना को शिकस्त देने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब प्लाज्मा डोनेट करेंगे। सीएम ने प्लाज्मा डोनेट करने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि मेरे शरीर में कोरोना को लेकर एंटीबॉडी तैयार हो गई होगी, ऐसे में मैं अब प्लाज्मा डोनेट करूंगा। हालांकि डॉक्टर्स की सलाह के बाद वो प्लाज्मा डोनेट कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्दी भोपाल में कोरोना वॉरियर के लिए सम्मान कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 25 जुलाई को सीएम की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। 11 दिन तक अस्पताल में रहने के बाद वो 5 अगस्त को अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। फिलहाल वे क्वारंटाइन हैं। इंदौर में सोमवार को कोरोना का विस्फोट हुआ। यहां एक दिन में 208 नए मरीज मिले हैं। भोपाल में 117, ग्वालियर में 96 नए मरीज मिले। संक्रमितों की संख्या 39,446 पहुंच चुकी है। यह आंकड़ा बीते 24 घंटे में आए संक्रमितों की संख्या में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर में आज सुबह नए मरीजों की संख्या जोड़कर है। रविवार को एक दिन में 868 नए केस सामने आए। 19 लोगों की मृत्यु के साथ प्रदेश में मौत का आंकड़ा 996 तक पहुंच चुका है। भोपाल में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 8000 के पार है। मौत का आंकड़ा 225 तक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अब कोरोना गांव तक पहुंचने लगा है, इंतजाम करने जरूरी हैं। गृह विभाग के निर्देश के बाद भोपाल में सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर बैन है। इसी तरह दूसरे जिलों में 2 दिन के अंदर सार्वजनिक और धार्मिक कार्यक्रम को लेकर नई गाइडलाइन तैयार हो जाएगी। मुरैना जिले के अंबा तहसील में आज जल भराव की समस्या को लेकर भाजपा के 2 पार्षद स्थानीय लोगों के साथ
पानी में धरने पर बैठ गए। अंबा के वार्ड नंबर 10 और 11 में काफी लंबे समय से जलभराव की समस्या है, जिसको लेकर स्थानीय रहवासियों ने कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से इसकी शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे नाराज स्थानीय निवासियों और भाजपा पार्षद उस गंदे पानी में ही धरने पर बैठ गए। इसकी जानकारी लगते ही मौके पर पूर्व विधायक कमलेश जाटा पहुंचे। उन्होंने समस्या को जल्द से जल्द दूर करने की बात की। उन्होंने नगर पालिका के अधिकारियों को बुलाकर के समस्या को जल्द सुलझाने का निर्देश भी दिया। इस समस्या का हमने फिलहाल में ये कर लिया है कि अभी अपन इंजन से रखवा के बाहर इस पानी को फेंकवा देंगे और नाले का निर्माण कार्य शुरू चल ही रहा है एक गली में, और दूसरी में अपन बरसात की वजह से थोड़ा एक आध दिन डिले हो रहा है, वो भी अपना एक आध दिन में चालू हो जाएगा। इस समस्या का जल्दी से जल्दी अपना समाधान हो जाएगा। कटनी में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रामीण एक रेत माफिया को पीटते दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो बरही थाना क्षेत्र नदावन गांव का बताया जा रहा है। बरही थाना प्रभारी ने बताया कि नदावन गांव के केशव तिवारी ने गांव से लगाकर रेत का हाईवा निकालने का विरोध किया, जिसको लेकर 9 अगस्त को रेत कारोबारी प्रदीप सिंह से उसका झगड़ा हो गया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। उस दिन शाम को दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के लोग इसमें घायल हुए। छतरपुर में गुस्साई भीड़ ने थाने में पथराव की तस्वीरें अब सामने आई। मामला ईशानगर थाने का है, जहां 5 दिन पहले फांसी के फंदे पर लटका महिला का शव मिला। मामले में परिजन ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया। आरोपियों पर मामला दर्ज करने के लिए चक्का जाम किया। जांच में मामला आत्महत्या का बताया गया। परिजनों का आरोप है दबंगों ने बीती रात उसके साथ गाली गलौज की, हवाई फायरिंग की, जिसके बाद कार्रवाई न होने पर मृतक के परिजन ने थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया, पथराव किया। उग्र ग्रामीणों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तब जाकर उग्र भीड़ तितर-बितर हुई। ईशानगर का माहौल अब भी तनावपूर्ण है। एहतियातन पुलिस बल तैनात किया है। वो ऐसे चाय काटन गई थी हमारी बहू, सुबह जीती नहीं है ठहरे दिया, वो ऐसे फिर नाइया में ले गए थे, उधर लंगन लंगन कही और मायके और टांग दिया है कि देखो, और फिर एक बार देखो फिर लौट के नहीं आया। उसकी रिपोर्ट में आत्महत्या बताया गया था और परिवार का शक या संदेह कुछ लोगों पर है जो कि उसे हत्या बताते हैं। इसमें भी विधि अनुसार कार्रवाई की जा रही है और जो भी साक्ष्य प्राप्त होंगे उसी के अनुसार इसमें कार्रवाई सुनिश्चित। इसमें पथराव की जानकारी दी गई है, वहाँ पे पर्याप्त फोर्स है और उसके बाद स्थिति सामान्य हो गई है। खुद को भगवान का अवतार बताकर महिलाओं की आबरू से खेलने वाले, अश्लील क्लिप बनाने वाले एक पाखंडी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से लगे साकेत धाम की घटना है। धर्मेश दास नाम का आरोपी खुद को संत बताकर दरबार लगाता था। आरोपी के कई अश्लील वीडियो क्लिप जब पुलिस को मिले तो उसने टीम बनाकर जांच शुरू की। ग्रामीणों की मदद से इस पाखंडी को गिरफ्तार किया। आरोप है धर्मेश दास महिलाओं का अश्लील क्लिप बनाने के साथ उनके साथ दुराचार करता था, ब्लैकमेलिंग कर रुपए ऐंठता था। जब्त वीडियो की जांच करने के साथ ही पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की। ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही। ग्रामीण अब कथित संत की करतूत के सामने आने के बाद बाबा की संपत्ति कुर्क करने और आश्रम को नष्ट करने की मांग कर रहे हैं। ने बहुत गलत काम किया है। जैसे कोई आता था, बच्चे जिनके यहाँ बच्चे नहीं होते तो उनके बच्चे हो जाते थे, तो 10-10, 5-5 हज़ार रुपये लेते थे ये लोग खुशी में, और इसी पैसे से उन्होंने ये बिल्डिंग ट्रैक्टर सब खरीदा है। हम गांव वालों की ये मांग है कि उस घर को और उनकी ज़मीन को कुल्की की जाए और हताहत किया जाए उसको। हमारी ये मांग है कि उसके ये आलिशान अड्डे को पहले मिटाया जाए, शासन से बहुत कड़ी कार्रवाई की जाए उसके लिए। यहाँ नहीं और जहाँ भी जो भी बाबा हो उनके साथ ऐसी कार्रवाई हो जिससे ये अपने हिंदू धर्म की हानि होने से बचे। नांदिया के ढोंगी बाबा को हमने 2 किलो गांजा सहित गिरफ्तार किया है और जो अश्लील वीडियो मिले हैं इसकी हम जांच कर रहे हैं। इसकी जांच बड़ा सिविल में एक टीम बनाकर महिलाओं से बात कर रहे हैं। अभी कोई भी महिला ने सामने आकर रिपोर्ट करने की बात नहीं करी है, ये बताएंगे, उसमें हम निसंदेह उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लॉकडाउन में गांजा तस्कर भी अब तस्करी का नवाचार कर रहे हैं। तस्करी के ऐसे नुस्खे इजाद कर लिए कि पुलिस उनके गिरबान में हाथ तक नहीं डाल सकती, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं कहावत अक्सर और कई बार सच साबित हुई। अपराध करने का तरीका भले हाईटेक हो गया हो, लेकिन पुलिस से कोई बच नहीं पाता। इंदौर में ऐसा ही मामला सामने आया। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामानों के परिवहन के साथ गांजे की तस्करी हो रही थी। तस्करों ने अब की बार कंडे के साइज में गांजे की प्रोसेसिंग की और उसका
उसकी तस्करी शुरू कर दी। तस्करों ने सोचा था कि वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चूक रह गई। इंदौर पुलिस ने 20 लाख रुपए का गांजा जब्त कर लिया। इस बार गांजा बोरियों में भरा नहीं था, बल्कि जबरदस्त पैकिंग के साथ इसकी तस्करी हो रही थी। पुलिस ने बताया कि गांजा तस्कर स्कूल बैग में भी तस्करी का काम किया करते थे। गांजा लेकर के जो तस्करी कर रहे थे उसमें उन्होंने सब्जी के गाड़ी में गांजा छुपा करके वो ले जा रहे थे। हम जनता से हमेशा अपील करते हैं कि इस तरह के कोई भी तरीके से अगर आपको जानकारी अगर है किसी भी तरीके की, तो तत्काल आपके जो नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है या नारकोटिक्स विंग या बहुत सारी एजेंसीज इसमें काम करती है, एनसीबी करती है, सीबीएन करती है, उनको आप दे सकते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।